हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटीएस क्लासेस एजुकेशन फॉर ऑल। तो गाइज हम आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर नंबर 1 है हमारा ये सॉल्यूशन। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे या फिर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन करेंगे आज की क्लास में। और जो हरियाणा बोर्ड में स्पेशली एचबीएससी में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टर्म आती है यहाँ पर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन क्या होता है? इस सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। जो सॉल्यूशन होता है वो हमारा क्या होता है? होमोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब ये होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? जैसे हमने देखा दो सॉल्यूशन होते हैं, जैसे एक मान लीजिए साल्ट का और वाटर का, साल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन, और दूसरा हम कह सकते हैं सोइल का प्लस वाटर का सॉल्यूशन। जो सोइल और वाटर का सॉल्यूशन है वो हमें इजीली हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि भी इसमें से कौन सा सोइल है और कौन सा वाटर है। उनको हम क्या कर सकते हैं? डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। परंतु जब हम इस सॉल्यूशन की बात करते हैं जिसमें क्या है? साल्ट प्लस वाटर, इसमें क्या होता है? जो नमक और पानी होता है वो क्या हो जाता है? एक तरीके से अच्छे तरीके से डिसोल्व हो जाते हैं और हम अपनी आंखों से ये पता नहीं कर सकते भी कौन सा इसमें साल्ट है कौन सा वाटर है। तो इस सॉल्यूशन को ही हम क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं, होमोजेनियस सॉल्यूशन बोल सकते हैं। और इस वाले सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजेनियस हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन बोल सकते हैं या फिर हेट्रोजेनियस मिक्सचर बोल सकते हैं। तो सॉल्यूशन हमारा क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है। किसका होमोजेनियस मिक्सचर होता है? ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। दो ऐसे ऐसे केमिकल सब्सटेंस, दो या फिर दो से ज्यादा, दो या फिर दो से ज्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस होनी चाहिए। यानी कि वो एक तरीके से केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए उन दोनों रिएक्टेंट्स के बीच में, ठीक है? तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या होते हैं? दो कंपोनेंट होते हैं, वो कंपोजिशन कैन बी वेरीड, और सॉल्यूशन की जो कंपोजिशन होती है वो वेरीड कर सकते हैं विद ए सर्टेन लिमिट। अब जैसे मैं कहूं कि भी 2 ग्लास पानी और 1 चम्मच चीनी, 1 स्पून क्या हो जाएगा हमारे पास? या फिर नमक ले सकते हैं, एक स्पून चम्मच नमक की और 2 ग्लास पानी। इसको मैं इसकी लिमिट को वेरी कर सकता हूँ, बदल सकता हूँ। कैसे? 2 ग्लास पानी में क्या कर दूं मैं? 2 स्पून नमक मिला दिया, ठीक है? तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ? इसकी जो कंपोजिशन है उसको क्या कर दिया मैंने? उसको बदल दिया, ठीक है? तो ये जो सॉल्यूशन है उसकी कंपोजिशन वेरी कर सकती है, ठीक है? तो ये इसमें क्या कह सकते हैं? वेरी कंपोजिशन। इसकी जो कंपोजिशन है उसको हम क्या कर सकते हैं? वेरी कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया सॉल्ट और जो वाटर की कंपोजिशन है, जो हम अमाउंट ले रहे हैं उसको क्या कर सकते हैं? हम चेंज कर सकते हैं। द सॉल्यूशन कंटेन ओनली 2 कंपोनेंट्स। जो सॉल्यूशन है उसके अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हमारे पास सोल्यूट और दूसरा होता है क्या? सॉल्वेंट। जो सोल्यूट होता है वो हमारा लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो सोल्यूट होता है वो हमारा लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और जो सॉल्वेंट होता है वो हमारा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया किसका? साल्ट प्लस वाटर का। जैसे मान लो साल्ट हमारे पास क्या है? 2 स्पून या 1 स्पून साल्ट लिया, तो ये हमारे पास क्या है? लेस अमाउंट में सोल्यूट है, और सॉल्वेंट क्या है? लार्ज अमाउंट में वाटर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 कंपोनेंट्स, ये हो गया। और इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन, क्योंकि 2 कंपोनेंट प्रेजेंट है, सोल्यूट और सॉल्वेंट, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बाइनरी। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन बोला जाता है। द सॉल्यूशन इन द वाटर इज कॉल्ड एक्वा सॉल्यूशन। यानी कि एक्वा सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है? एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास? एक मिनट, इसकी स्पेलिंग थोड़ी। हाँ जी, एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास? जिसमें जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट क्या होगा? इसमें वाटर होगा, ठीक है? और वो भी ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में क्या है? पानी ले लिया, तो वो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है? दिस सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट देन सोल्यूट। जो सॉल्वेंट है वो हमने बता ही दिया क्या होता है? लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है सोल्यूट के कंपेरिजन में। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगला क्या? टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? ये तो हमने सुना ही है कि भाई हम कितने इसमें डिवाइड कर सकते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन को। जैसे हम मैं मान सकता हूँ यहाँ पर ले लेता हूँ मैं क्या? यहाँ पर एक तो ले लेता हूँ क्या? सोल्यूट, यहाँ ले लेता हूँ क्या? सोलवेंट, और यहाँ लिख देता हूँ मैं कि भाई कैसी इसकी टाइप है, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसका एग्जांपल। तो एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखिए सोल्यूट में कितने टाइप के ले सकता हूँ? 9 के करीब बन जाएंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ? सोल्यूट को ले लेता हूँ क्या? सॉलिड। यहाँ पर पहले इसको सॉलिड लिक्विड यहाँ पर पहले लिख लेते हैं गैस, फिर यहाँ सॉलिड लिक्विड फिर गैस, फिर यहाँ दोबारा सॉलिड, फिर आके कर लेते हैं सॉलिड लिक्विड और गैस। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 10th टाइप नहीं बनेगी, 9 तक ही बनेगी, ठीक है? तो 9 तक बनने के बाद अब हम क्या करते हैं? सॉल्वेंट को अलग अलग ले लेते हैं। सॉल्वेंट को सॉलिड, लिक्विड के साथ सॉलिड, और गैस के साथ सॉलिड। फिर ले लेते हैं लिक्विड का लिक्विड लिक्विड लिक्विड, और यहाँ पर गैस गैस और गैस। ये क्या बना है? जो सोल्यूट लिया वो तो हमने सॉलिड, और उस सॉल्वेंट है जो लार्ज अमाउंट है वो भी क्या है? सॉलिड। तो इसका क्या टाइप बन जाएगा? सॉलिड इन सॉलिड। ये वाली टाइप क्या बनेगी नीचे वाली? लिक्विड इन सॉलिड। इसके एग्जांपल भी साथ साथ करते हैं। जैसे अलोई का एग्जांपल होता है, क्या होता है? अलोईज का जितने भी एग्जांपल है सॉलिड इन सॉलिड का होता है। दूसरा क्या है? लिक्विड इन सॉलिड का। जो लिक्विड इन सॉलिड का है वो हम कह सकते हैं हाइड्रेटेड साल्ट। कौन सा होता है? हाइड्रेटेड साल्ट। तीसरा एग्जांपल किसका है? गैस इन सॉलिड। ये हम ले सकते हैं H2 इन
प्लेटिनम, जो हमारा रिडक्शन का काम करता है। तो H2 इन प्लेटिनम, H2 गैस हो गई और सॉलिड हमारे पास प्लेटिनम मेटल है। उसके बाद क्या है, सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड का क्या बनेगा, सोल्ट, सोल्ट इन वाटर का, यानी कि नमक और पानी का सॉल्यूशन। इसके बाद लिक्विड इन लिक्विड का क्या बनेगा हमारे पास, इथेनॉल, इथेनॉल इन वाटर। गैस इन लिक्विड का क्या बनेगा, गैस इन लिक्विड का क्या बनेगा, जैसे ऑक्सीजन जो गैस होती है वो किसके अंदर डिसोल्व होती है, वाटर के अंदर डिसोल्व होती है। उसके बाद बनता है हमारे पास गैस सॉलिड इन गैस का, जैसे I2 क्या लेते हैं हम, ये हमारे पास I2 के वेपर प्रेजेंट है। इसका मतलब ये किसके अंदर है, गैस के अंदर। ये आयोडीन क्या है, सॉलिड में है, इसके वेपर में कन्वर्ट होने के बाद वो किसमें ऐड हो रही है, गैस के अंदर या फिर एयर के अंदर हम कह सकते हैं। ठीक है, तो I2 का जो सॉल्यूशन बन रहा है किसके साथ, एयर के साथ। जो एक टाइप है वो क्या बनी है, लिक्विड इन गैस की। लिक्विड इन गैस की क्या बनेगी, जैसे मान सकता हूँ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इन एयर के अंदर। ह्यूमिडिटी एक तरीके से लिक्विड फॉर्म में ली गई है और एयर क्या हमारे पास गैस फॉर्म में। उसके बाद गैस, गैस इन गैस, इसकी क्या बनेगी, एयर का। जितना भी एयर के मिक्सचर होते हैं, जैसे एयर के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन भी होती है और नाइट्रोजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, तो ये सभी गैसेस का क्या होता है, मिक्सचर होता है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास क्या था, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद हम करते हैं, उसके बाद हमारा आता है क्या, एक्सप्रेशन। अगला टॉपिक है एक्सप्रेशन, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। फिर हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को किस किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन सभी फॉर्मूलेज को हम डिस्कस करेंगे। तो कंसंट्रेशन होती क्या है, जैसे 2 चम्मच चीनी के अंदर हम क्या डाल रहे हैं, पानी, तो वो एक तरीके से, अब एक तो ये कंसंट्रेशन बन गई। दूसरी क्या बन सकती है कि 3 चम्मच चीनी प्लस वाटर, इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास अलग होगी। यानी कि जो हम सोल्यूट की क्या कर रहे हैं, ये चीजें चेंज कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो सॉल्वेंट है वो फिक्स रख रहे हैं, उसी के हिसाब से हम क्या देख रहे हैं, कंसंट्रेशन को देख रहे हैं। यानी कि अमाउंट कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है, वो चीज नापने के लिए अलग अलग टर्म्स है, उसको देखेंगे एक बार हम। देखो, हाँ जी, देखो पहली टर्म आती है हमारे पास कौन सी, परसेंटेज, परसेंट बाय वेट, परसेंट बाय वेट। इसका क्या मतलब होता है, इसकी पहले डेफिनेशन देखिए, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सोल्यूट। क्या होती है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट। और वो सोल्यूट किसमें, इन ग्राम में। ग्राम में हम क्या देखेंगे, सोल्यूट को डिवाइड कर देते हैं हम क्या, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन की अमाउंट कितनी होगी, वो होगी 100 ग्राम। सोल्यूशन कितना होगा, 100 ग्राम में। यानी कि जो टोटल चीज है वो तो 100 ग्राम होनी चाहिए, और जो हमारे पास सोल्यूट होगा वो किसमें, ग्राम में हो सकता है, चाहे वो 1 ग्राम हो, 2 ग्राम हो या 3 ग्राम हो, इससे हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, परसेंट बाय वेट का। उसके बाद सेकंड आता है हमारे पास, सेकंड आता है परसेंट बाय वॉल्यूम, परसेंट बाय वॉल्यूम। परसेंट बाय वॉल्यूम को कैसे करेंगे, इफ सोल्यूट इज ए सॉलिड, अगर सोल्यूट क्या हो हमारे पास, जो सोल्यूट है हमारे पास वो क्या हो, सॉलिड हो। ठीक है, सोल्यूट क्या हो, सॉलिड हो, उस केस में क्या करते हैं हम, उस केस में क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन होगी, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम परसेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि अमाउंट ऑफ, अमाउंट ऑफ, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट लेंगे किसके अंदर, इन ग्राम के अंदर, ग्राम के अंदर इसमें सोल्यूट की अमाउंट देखेंगे और डिवाइड कर देंगे किससे, वो इसका वॉल्यूम लेंगे हम नीचे, क्या लेंगे, वॉल्यूम। यानी कि जो सॉल्यूशन होगा टोटल, जो हम नीचे सॉल्यूशन ले रहे हैं वो किस में लेंगे, इन 100 ml में। ठीक है, तो ये हमारे पास वॉल्यूम की टर्म आ जाएगी, 100 ml सॉल्यूशन लेंगे और अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या है, सेम है, फिक्स है। ठीक है, तो बट इफ द सोल्यूट इज लिक्विड, इट इज डिफाइंड एज, अगर सोल्यूट क्या हो, लिक्विड हो, तो अमाउंट क्या लेंगे यहाँ पर, सोल्यूट की, वो भी ml में ले लेंगे। ये तो ग्राम तो जब की बात है, जब हम इसमें ये क्या हो, सॉलिड में हो, सॉलिड की चीजें वो हम किस में करेंगे, ग्राम में, किलोग्राम में। परंतु जब लिक्विड की बात आ जाती है, सोल्यूट भी क्या लिक्विड में है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये वाली टर्म क्या ले लेंगे, इन ml में, जब हमारे पास सोल्यूट किस में हो, इन लिक्विड में। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास परसेंट बाय वॉल्यूम का केस। अब आती है अगली टाइप, थर्ड। थर्ड हमारे पास आता है क्या, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का क्या मतलब है कि इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। जो हमारा अमाउंट ऑफ सोल्यूट होगा, जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट होगी, अमाउंट ऑफ सोल्यूट होगी, वो तो किस में होगी, इन ग्राम में। परंतु जो सॉल्यूशन होगा नीचे, जो हमारे पास क्या होगा, जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन किस में लेंगे, इन 1 लीटर, 1 लीटर। अब 1 लीटर हमें पता है कितना होता है, 1000 ml। ठीक है, और इसी को हम यहाँ लिख सकते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस यही टर्म क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है। यानी कि सोल्यूट को हम तो ले रहे हैं ग्राम में, परंतु जो सॉल्यूशन है वो किस में जाएगा, 1 लीटर में, उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ कहेंगे। ठीक है, उसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म आती है कंसंट्रेशन की। ये कहते हैं हर एक पेपर में पूछी जाएगी, तो ये इससे क्वेश्चन ना आए वो तो बहुत रेयर चांस है। वो तो हमारे पास टाइप किसकी है, मोलरिटी की। मोलरिटी को हम डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल एम से। मोलरिटी होता क्या है, पहले ये देखते हैं। मोलरिटी क्या है, इट इज नंबर ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स लेंगे ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स लेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको किससे, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। और वो सॉल्यूशन कितने में होना चाहिए, 1 लीटर सॉल्यूशन होना चाहिए। यानी कि हम इसको एक और तरीके से डिनोट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को तो हम कर सकते हैं एन से, और
इस वॉल्यूम को हम डिनोट करते हैं कैपिटल वी से। तो ये हमारे पास मोलरिटी आ जाती है। तो आयनिक कंपाउंड में एक बात ध्यान रखिए, आयनिक कंपाउंड में आयनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे मान लेते हैं NaCl, KCl, ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, फॉर्मेलिटी को हम क्या कह देते हैं, मोलरिटी को हम क्या कह देते हैं, यहाँ पर एक टर्म दे देते हैं, इसको अलग नाम दिया गया है फॉर्मेलिटी। यानी कि मोलरिटी को हम क्या कहते हैं, फॉर्मेलिटी कह देते हैं, किस केस में, आयनिक कंपाउंड के केस में, ठीक है। तो ये टर्म हमें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। जो फॉर्मेलिटी होगी वो किस तरीके से डिफाइन करेंगे, फॉर्मेलिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। ग्राम फॉर्मूला मास लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे, क्या लिखेंगे, ग्राम फॉर्मूला मास डिवाइड किसके होगा, यहाँ पर डिवाइड होगा सॉल्यूशन की, और वो सॉल्यूशन हमारा किस में होगा, 1 लीटर में होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मेलिटी आ जाती है। उससे अगला जो अगर टर्म आती है हमारे पास, क्या, नॉर्मेलिटी। उसके बाद टर्म आ जाती है हमारे पास, ये हमारे पास शायद फिफ्थ टर्म होगी, ये हमारे पास यहाँ की फिफ्थ टर्म है। फिफ्थ टर्म क्या है यहाँ पर, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को हम डिनोट करते हैं इससे कैपिटल एन से। अब नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सोल्यूट डिसॉल्व्ड डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन ले रहा है वो किस में ले रहा है, लीटर में, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं हम इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे आपको क्या ले लेते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ले लेते हैं नॉर्मेलिटी के केस में। अगर कोई न्यूमेरिकल होता है तो इसको एक बार कैलकुलेट भी करके दिखाएंगे आगे वाले, अगर न्यूमेरिकल मिलता है तो, नहीं तो नॉर्मेलिटी से इतना आता नहीं है, ऊपर की जो टर्म थी मोलरिटी वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है हमारे पास क्या, ये भी एक तरीके से बहुत ही क्या कहते सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है मोलरिटी। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। अब मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो ले लिए, सोल्यूट कितने होंगे, मोल्स में, और वो मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट वो किस में होगा, इन किलोग्राम में, 1 किलोग्राम में, ठीक है। तो इन किलोग्राम भी कह सकते हैं, तो 1 किलोग्राम के अंदर कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। यानी कि ये भी कह सकते हैं 1000 ग्राम सोलवेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ सोल्यूट है, उसको भी हम क्या कह सकते हैं, मोलरिटी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये टर्म याद रखनी है, कंसंट्रेशन की इंपॉर्टेंट टर्म होती है। जो सोल्यूट लेंगे नंबर ऑफ मोल्स में, और जो सोलवेंट लेंगे वो हम क्या लेंगे, किसका, किलोग्राम में। अब सोलवेंट है, एक बात ध्यान रखना, हम पूरे इसमें क्या कहते हैं, कुछ सीरीज में जो सोल्यूट लेंगे उसको तो हम डिनोट करेंगे बी से, सोल्यूट को डिनोट करेंगे बी से, और सोलवेंट को डिनोट करेंगे किससे, ए से। जो सोल्यूट होगा यानी कि बी है, तो यहाँ पर मास लिख रहे हैं हम, यानी कि मास को हम डिनोट करेंगे डब्ल्यू से, ठीक है, डब्ल्यू बी कह सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स के भी बारे में बता ही देता हूँ, क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स। जैसे मोल्स निकालना पड़ जाए किसी भी चीज़ का, क्या निकालना पड़ जाए, मोल्स निकालना पड़ जाए, वो क्या होगा कि कितना मास है उसका। मान लो हम मोल्स निकाल रहे हैं किसके, सोल्यूट का, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं, तो सोल्यूट के लिए तो हम ए डिनोट करेंगे, तो डब्ल्यू ए डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ ए, डब्ल्यू मास ऑफ ए सोलवेंट का डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट। अगर हम मोल्स निकाल रहे हैं किसके, मोल्स निकाल रहे हैं किसके, अच्छा ये सोल्यूट का है, ये मान लेते हैं सोलवेंट मान लेते हैं इसको, इसको हम क्या कर लेते हैं, सोलवेंट मान लेते हैं, क्योंकि ए को हमने क्या डिनोट किया था, सोलवेंट, ये सोलवेंट के लिए हो जाएगा, और ये हमारे पास किसके लिए हो जाएगा, सोल्यूट के लिए। इसको हम डिनोट कर सकते हैं एन ए से, इसको हम डिनोट कर सकते हैं एन बी से, और ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकाल देंगे सोल्यूट के। तो ये थोड़ी सी टर्म याद रखना, मोलरिटी जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे उसमें काम आएंगे, ठीक है। तो अगली टर्म देखते हैं, मोलरिटी से अगली टर्म 7th पॉइंट आता है हमारे पास, क्या आता है, मोल फ्रैक्शन। क्या आता है, मोल फ्रैक्शन। ये भी सोल्यूट के लिए अलग, सोलवेंट के लिए अलग निकलता है। कैसे निकलते हैं, मोल फ्रैक्शन के लिए निकलते हैं, ये रेशियो होता है किसका, एक मिनट मैं इसका फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ। ये रेशियो होता है मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एक्स से। अगर मान लो हमें सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स लेंगे किसके, सोलवेंट के, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। ये तो हम डिनोट करेंगे किसको, ये किसका मोल फ्रैक्शन है, ये मोल फ्रैक्शन हमारा सोलवेंट का। इसी तरीके से सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालने बजाय एक्स बी क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद एक टर्म याद रखना, एक टर्म याद रखना क्या, या फिर इसको नोट करके लिखेंगे, एक्स ए यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वो इक्वल होता है किसकी, एक्स बी के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के। इन दोनों का सम होता है वो किसके इक्वल होता है, ए के बराबर होता है। ये भी हमारे न्यूमेरिकल्स में काम है। एक्स ए इक्वल टू एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है, 1 होता है। अगली टर्म देखते हैं यहाँ पर, एक टर्म आती है हमारे पास, एक टर्म आती है मास फ्रैक्शन। अगली टर्म क्या आती है, मास फ्रैक्शन। ये भी अगर मोल फ्रैक्शन समझ में आ गया तो काफी आसान टर्म है। मास फ्रैक्शन क्या होता है हमारे पास, ये भी अलग अलग तरीके से देखेंगे। मास फ्रैक्शन किसका, सोल्यूट का, यानी कि मास फ्रैक्शन ऑफ
सोल्यूट, सोल्यूट का मास फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं जब, तो कैसे निकालेंगे? मास लिखेंगे किसका? सोल्यूट का, बी एम बी डिवाइड बाई मास लिखेंगे किसका? ए का, सोल्यूट, सोलवेंट प्लस सोल्यूट, ये आ जाएगा सोल्यूट का। ठीक है, तो इसी तरीके से सोलवेंट का कैसे निकालेंगे? मास फ्रैक्शन, सोलवेंट का मास फ्रैक्शन निकाल देंगे कि एम ए डिवाइड बाई एम ए प्लस एम बी। बस ये सोल्यूट को हम जो सोल्यूट है उसको तो हम डिनोट कर रहे हैं बी से, और जो सोलवेंट है उसको डिनोट कर रहे हैं, ये सोल्यूट और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? सोलवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगली टर्म हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। मास फ्रैक्शन का इतना ही है। फिर अगली टर्म आती है 8 के बाद 9th आता है पार्ट्स पर मिलियन। 9th टर्म आती है क्या? पार्ट्स पर मिलियन। इसको हम क्या लिख सकते हैं? पीपीएम भी लिख सकते हैं। यानी कि इसका क्या मतलब? पार्ट्स पर मिलियन का इसका हो जाएगा कि भी मास ऑफ सोल्यूट, जो हम सोल्यूट ले रहे हैं उसका मास कितना है? मास ऑफ सोल्यूट किसके अंदर लेंगे? ग्राम के अंदर, ये कैसे भी ले सकते हो, इसमें कोई कंपल्सरी नहीं है। मास ऑफ सोल्यूट इन 1 मिलियन, 1 मिलियन सोल्यूशन के अंदर, 1 मिलियन सोल्यूशन के अंदर। इसी टर्म को हम क्या करते हैं? पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। अब 1 मिलियन में हमें पता है क्या होता है? 10 की पावर 6 होता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स पर मिलियन। अगली टर्म आती है हमारे पास, ये कंसंट्रेशन की हमारे पास टर्म खत्म होती है, इतनी ही टर्म है कंसंट्रेशन की। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास को हमने डिनोट किया था कैपिटल एम से। अलग अलग चीजें से हम मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें फॉर्मूला पता है, सबसे पहले हम करते हैं किसका? ऑक्सैलिक एसिड का, ऑक्सैलिक एसिड का काफी आसान है। एक या दो मैं काट के निकाल के दिखा देता हूँ, उसके बाद अपने आप सीख जाएंगे और आप अपने आप कर सकते हो। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला ये हो जाएगा, और इसके साथ में 2H2O के मॉलिक्यूल्स और है। तो इसका कैसे निकालेंगे? पहले टोटल देख लेते हैं कैसे निकालेंगे मोलिकुलर मास ऑक्सैलिक एसिड का। कार्बन देखो पहले कितने, कार्बन 2, प्लस में ऑक्सीजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 क्या है? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 और 4, यहाँ 4 2 6, 6 यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो एक कार्बन का मास कितना होता है? 12। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। इससे हम निकल जाएगा कैलकुलेट करने के बाद 126 के करीब आ जाएगा। और ये याद रखना, मोलिकुलर मास किसमें होती है? यूनिट ग्राम पर मोल में होती है इसकी यूनिट। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं हम इसका मोलिकुलर मास। तो आगे देखते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, इसका निकाल सकते हैं। मैं सीधा इसका मास बता देता हूँ क्या क्या होता है और आप निकाल ही लोगे। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करके देखना। जैसे H2 है, 2 यहाँ पर हाइड्रोजन है, प्लस 1 क्या यहाँ पर? सल्फर है, प्लस 4 क्या यहाँ पर? ऑक्सीजन है। टोटल देखना तुम्हें, टोटल देखोगे अपने आप आ जाएगा। एक क्या है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का, और एक सल्फर का कितना होता है एटॉमिक मास? 32, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो इससे क्या निकल जाएगा हमारे पास? 98 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 98 ग्राम पर मोल आ जाएगा। इसी तरीके से आगे कुछ एक टर्म है या फिर कुछ एक फॉर्मूले है, उनका एक मोलिकुलर मास निकाल के देखना, आसानी से निकल जाएगा। जैसे C2H5 इथेनॉल का। इसी तरीके से यूरिया का, यूरिया फॉर्मूला NH2CO NH2। जो नाइट्रोजन का है एटॉमिक मास कितना होता है? 14। इसी तरीके से यहाँ से निकाल लेंगे हम। ठीक है, और आगे किन किन का देखो, एक ग्लूकोज का याद रखो, C6H12O6, ग्लूकोज का। ठीक है, इसका मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। इथेनॉल का हमारे पास होता है, इथेनॉल का होता है 46। ऐसे निकालना जैसे हमने निकाला। यूरिया का कितना होता है? 60। ग्लूकोज का कितना होता है? ग्लूकोज का होता है 180। ग्लूकोज से एक टर्म आती है एक और, सुक्रोज। ये इसका डाइसैकाराइड है, एक तरीके से ग्लूकोज लैक्टोज दोनों मिक्स होकर सुक्रोज बन जाएगा। सुक्रोज में क्या बनेगी? C12H22O11। इसका जो होता है क्या बनेगा सुक्रोज का? 342। उसके बाद क्लोरोफॉर्म CHCl3। Cl का कितना होता है? Cl का याद रखना, Cl का होता है हमारे पास 35.5, एक Cl का मास। तो क्लोरोफॉर्म का कितना बन जाएगा हमारे पास? क्लोरोफॉर्म का कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 119.5 के करीब बन जाएगा। इसी तरीके से इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला CH2 यहाँ पर OH और यहाँ पर OH। इसका क्या बन जाएगा इथाइलिन ग्लाइकोल का? 62। इसी तरीके से ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का भी ऐसे होता है CH2 इनको जोड़ देंगे और यहाँ पर OH, यहाँ पर OH और यहाँ पर OH। इसका कितना बन जाएगा? 92 के करीब बन जाएगा। ग्लिसरॉल के बाद अगर हम बात करें पोटाशियम आयोडाइड की आई, इसका कितना बन जाएगा? इसका बन जाएगा 166 के करीब। बस इतना याद रख लेना, इससे बाहर मेरे हिसाब से मोलिकुलर मास का आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद तो वैसे भी निकालना, वैसे निकाल के देख लेना, एटॉमिक मास आपको बताओ अपने आप निकाल लोगे। उसके बाद टर्म आती है हमारे पास, एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है क्या? सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी ऑफ, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड। मतलब सॉलिड को हम मिक्स कर रहे हैं किसमें? लिक्विड में। तो उसकी सोल्यूबिलिटी कैसे निकालें? पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सॉलिड इन ग्राम
जो सोल्यूट लिया है वो ग्राम में है, that can be dissolved in 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ऑफ टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर। यानी कि जो सोल्यूट ले रहे हैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, किसके अंदर, इन इन 100 ग्राम ऑफ लिक्विड, 100 ग्राम ऑफ लिक्विड, जो भी लिक्विड हम ले रहे हैं उसके अंदर मिलाया गया सोल्यूट को, उस लिक्विड के अंदर, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ लिक्विड। और ये क्या बना देता है, फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन, फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको पता ही है, यानी कि उसके बाद घुलना बंद हो जाए, है ना, यानी कि मान लो एक गिलास पानी के अंदर 11 चम्मच चीनी मिला दी, अब 12वीं चम्मच उसके अंदर मिल नहीं रही, ठीक है, तो वो एक क्या बन गया, जहाँ पर वो कंसंट्रेशन अब मिलना बंद हो गई पानी के अंदर, वो 12वीं चम्मच मिल नहीं रही, वो सोल्यूशन क्या बन गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, अब मिलना बंद हो गया, वही सोल्यूशन हमारे पास क्या बन गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि हम कितना सोल्यूट मिलाते जाए, फिक्स अमाउंट कितना भी मिला लो, और किसके अंदर, 100 ग्राम ऑफ लिक्विड के अंदर, तो वही चीज हमारे पास क्या होती है, सोलिबिलिटी को डिफाइन करती है, सॉलिड इन लिक्विड के अंदर। अब कहता है वो जो टेम्परेचर होना चाहिए ना, वो क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए गिवन टेम्परेचर पे, टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए, कंडीशन ये है टेम्परेचर का बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये देखते हैं सोलिबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड लाइक NaCl, KCl, KNO3 इंक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर। जैसे ये हमारे पास कंपाउंड लिखता हूँ NaCl, KCl और KNO3, ये क्या करते हैं, जब हम टेम्परेचर इनका इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, इनकी सोलिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज सोलिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद कुछ एक कंपाउंड है जैसे Na2CO3, LiCO3, इसका क्या होता है, जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सोलिबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसका, सोलिबिलिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। उसके बाद एक कंपाउंड आता है हमारे पास, उस कंपाउंड का नाम है सोडियम सल्फेट डेकाइडेट, यानी कि Na2SO4 10H2। इसका क्या कहता है कि जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और 32 डिग्री सेल्सियस तक, 32.4 डिग्री सेल्सियस तक वो बढ़ता रहता है, वहां तक तो जो सोलिबिलिटी है, वहां तक तो सोलिबिलिटी क्या है, इंक्रीज होती रहती है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सोलिबिलिटी इंक्रीज रहेगी कहाँ तक, अप टू 32.4 डिग्री सेल्सियस तक। और जैसे ये टेम्परेचर पहुंचा, उसके बाद का टेम्परेचर, जब मैं इसके बाद का आफ्टर आफ्टर 32.4 डिग्री सेल्सियस से, तो क्या होता है, 2.4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होगा, सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसका एक कंपाउंड का याद रखना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर, इस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलेंगे, ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ है, एट दिस टेम्परेचर हाइड्रेटेड साल्ट होता है जो, वो चेंज हो जाता है किसमें, एनहाइड्रस साल्ट में, यानी कि ऐसा होने का रीजन यही है, जो हाइड्रेटेड साल्ट होता है, यानी कि ये वाला, ये हमारे पास हाइड्रेटेड साल्ट है, वो किस में चेंज हो जाएगा, एनहाइड्रस साल्ट में, एनहाइड्रस साल्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अभी तो हमें H2O इसके अंदर अटैच दिख रही है, इसलिए ये हाइड्रेटेड साल्ट है, ठीक है। अब ये H2O के मॉलिक्यूल हट जाएंगे, जैसे टेम्परेचर पहुंचेगा तो क्या बन जाएगा, एनहाइड्रस साल्ट बन जाएगा, और ये ऊपर वाले के तरीके से बन जाएगा, ठीक है, वैसे ही प्रॉपर्टी शो होगा। उसके बाद अगला जो आती है हमारे पास टर्म, वो आती है, एक लॉ आता है हमारे पास, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ से पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे किस टर्म को, सोलिबिलिटी, हेनरी लॉ से पहले हम डिस्कस करेंगे क्या, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन, सोलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड, इसकी डिस्कस करेंगे। ये क्या चीज़ है कि हम क्या करें, जो गैस को है वो लिक्विड में डिजोल्व कर रहे हैं, एज ए डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ ए गैस, यानी कि जो गैस लिया हमने वो क्या है, वॉल्यूम है इसका, यानी कि ml में पाएगा, ठीक है, वॉल्यूम है तो किसमें मिलेगा, ml में, यानी कि वॉल्यूम ऑफ गैस इन ml डिजोल्व करते हैं इन 1 ml ऑफ ए लिक्विड टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और नीचे भी क्या है हमारे पास, लिक्विड है, और उसकी अमाउंट हमारे पास फिक्स है क्या, 1 ml में, परंतु ये जो ऊपर वाला जो सोल्यूट है, ये जो सोल्यूट है उसकी अमाउंट फिक्स नहीं है, वो ml कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी को हमने क्या बोला है, अब ये क्या बन जाए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। अब क्या हो जाए यहाँ पर, कितना भी हम गैस को डिजोल्व करें तो उसके बाद क्या होगा, कभी ना कभी तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा, जब वो डिजोल्व होना बंद कर जाएगा, ठीक है। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, उसी को इसने क्या बोला है, सोलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड। और ये याद रखना, जो टेम्परेचर होगा, जो टेम्परेचर होगा वो गिवन होगा, यानी कि वो फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए, बदलना चाहिए। और जो एटमोस्फियर यानी कि प्रेशर की बात कर रहे हैं, वो कितना होना चाहिए, 1 एटमोस्फियर होना चाहिए, जो प्रेशर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 एटमोस्फियर होना चाहिए। इसी को इसने क्या बोला है, सोलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड। अब इसी को एक्सप्लेन करने के लिए, अब इसकी एक चीज और है, इसमें एक नोट डाल के लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। नोट डाल के क्या लिखेंगे कि भाई इसके केस में, जब गैस इन लिक्विड का केस आता है, इसके केस में क्या होगा, जो सोलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड डिक्रीज करेगी जब हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, सोलिबिलिटी क्या होगी, सोलिबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और प्रेशर को जब हम इंक्रीज करते हैं तो सोलिबिलिटी क्या हो जाती है, तो सोलिबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज करती है। ये बात ध्यान रखना, प्रेशर बढ़ाएंगे सोलिबिलिटी इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ाएंगे सोलिबिलिटी डिक्रीज, इनवर्सली का रिलेशन हो जाएगा टेम्परेचर के साथ, ठीक है। तो ये टर्म आपको याद रखनी है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारे पास,
अगला टॉपिक आता है हमारे पास क्या, हेनरी लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट लॉ हेनरी लॉ, क्वेश्चन आता ही आता है। हेनरी लॉ क्या कहता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन सॉल्यूशन। भाई कितना हमने मोल फ्रैक्शन है गैस का, गैस तो हमारे पास सोल्यूट मान सकते हैं, तो सोल्यूट का क्या है मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन सॉल्यूशन। यानी कि मोल फ्रैक्शन किसका, सो गैस का ही लगा सकते हैं, ठीक है। तो गैस का मोल फ्रैक्शन जिसको हमने डिनोट किया इससे, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेपर प्रेशर होगा किसका, गैस का, किसके अंदर, इन सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो ये होता है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। और ये क्या हमारे पास, पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर है किसका, गैस का, गैस इन सॉल्यूशन, ठीक है। यही क्या कहता है हेनरी लॉ होता है, यानी कि पार हमें मोल फ्रैक्शन मिल जाए तो हम उसके बारे में पता कर सकते हैं कितना प्रेशर उस पे लग रहा है, क्योंकि ये क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो उस पे हम क्या लगेगा, हमारे पास क्या लगेगा, एक कांस्टेंट आएगा कि, एक कांस्टेंट आएगा कि, इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, अभी हेनरी कांस्टेंट ये नहीं है कि, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ये के है, ठीक है। अब पी अगर मैं इसको वहां भेज देता हूँ इस एक्स वाली साइड, तो 1/k बन जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स, ठीक है। और ये 1/k, ये 1/k हमारे पास क्या है, के एच है, ठीक है। ये याद रखना, और ये के एच है ना, यही हमारे पास क्या है, हेनरी कांस्टेंट है। ये हमारे पास के क्या है, हेनरी कांस्टेंट है, ठीक है। ये टर्म याद रखना। और अब क्या हो जाएगा, 1/k को तो पुट कर सकते हैं हम क्या, के एच और इंटू एक्स, यही हमारे पास क्या है, हेनरी लो है, ठीक है। याद रखना, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, रिपीट भी होता है ये क्वेश्चन, सीधा स्टेटमेंट और लो पूछेंगे। उसके बाद अगली टर्म आती है हमारे पास, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है कि भाई कोई वेपर है मान लो, ठीक है, कोई वेपर है, एक लिक्विड का सरफेस है, ये वेपर इस लिक्विड के सरफेस पे कितना प्रेशर लगा रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। ये क्या वेपर है और ये क्या लिक्विड का सरफेस है, लिक्विड का सरफेस है। अब इसी लिक्विड के सरफेस पे ये वाली वेपर कितना प्रेशर लगा रही है, इसी को इसने क्या बोला है, वेपर प्रेशर है। डेफिनेशन देख सकते हो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर प्रेजेंट अबाउट द लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड एट ए गिवन टेंपरेचर। मतलब टेंपरेचर क्या रहना चाहिए, सेम टेंपरेचर चेंज नहीं करना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए, ठीक है। तो इसी को इसने क्या बोला है, वेपर प्रेशर बोला है। वेपर प्रेशर डिपेंड करता है किन किन चीजों के ऊपर, नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड का नेचर कैसा है, ठीक है। और दूसरा इस पे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ लिक्विड डिपेंड करता है, ठीक है। वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा किन पे, एक तो नेचर ऑफ लिक्विड पे और दूसरा टेम्परेचर पे, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज लेस देन द प्योर सॉल्यूट। एक बात ध्यान रखना कि मान लो हमारे पास क्या है, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, उसको हमने किस में मिला दिया, सोलवेंट में मिला दिया, ठीक है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, उसको हमने किस में मिला दिया, सोलवेंट में मिला दिया। अब सोलवेंट का जो वेपर प्रेशर होगा उसको मैं मान लेता हूँ प्योर वेपर प्रेशर, ठीक है। किसका प्योर वेपर प्रेशर है, ऑफ सोलवेंट का। भाई सोलवेंट का कोई ना कोई वेपर प्रेशर होगा, वो वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा किसका, सोलवेंट का, प्योर सोलवेंट का, ठीक है। प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा किससे, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन से। यानी कि सीधी सी बात है, सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, कम होता है किससे, प्योर सोलवेंट से, ठीक है। ये टर्म आप याद रखेंगे, इससे काफी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इससे आगे जो हमारे पास डेरिवेशन आएंगे उसमें। अगला जो हमारे पास लो आता है, रोल्स लॉ आता है। क्या आता है, रोल्स लॉ। एक अगली टर्म आती है हमारे पास, पेन चेंज कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। अगला हमारे पास टर्म आती है क्या, रोल्स लॉ की। काफी आसान है रोल्स लॉ भी, अगर इसका स्टेटमेंट समझ में आ जाती है तो आराम से याद हो जाएगा। इन ए सॉल्यूशन the vapor pressure of a component at a given temperature is equal to mole fraction of a component in a solution multiplied by vapor pressure of a that component in pure state। यानी कि ये सीधी सी बात कह रहा है कि टोटल वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन के, किसका, मान लो ए को मान लेता हूँ मैं क्या, सोलवेंट, और बी मान लेता हूँ सोल्यूट। अब इन दोनों का वेपर प्रेशर निकालना है, एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और प्योर सोलवेंट का, प्योर सोलवेंट का किसका, वेपर प्रेशर, प्लस क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इनटू वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट किसका, प्योर का, ठीक है। वो जब हमें टोटल वेपर प्रेशर निकालना है तो हम इन दोनों चीज को ऐड कर देंगे, हमारे पास टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म थी, तो एक्स एक्स पी ये तो समझ में आएगा, ये क्या मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन है किसका, सोलवेंट का, और ये क्या है, वेपर प्रेशर, क्या हमारे पास प्योर, प्योर वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट, ठीक है।
ये टर्म याद रखना। इसी तरीके से यह भी कर देंगे हम, ठीक है, इनको भी डिफाइन कर देंगे किसका है, सोल्यूट का, और ये भी वेपर प्रेशर किसका है, सोल्यूट का, और ये टोटल वेपर प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर। यही क्या कहता है रोल्स लॉ, ये चीज एक्सप्लेन करता है अगर टोटल वेपर प्रेशर निकालना पड़ जाए तो हम क्या कर देंगे, सोल्यूट का और सोलवेंट का ये चीज निकाल के मल्टीप्लाई करके तो उनको ऐड कर देंगे, तो ये क्या हमारे पास रोल्स लॉ है, ठीक है, काफी आसान सा है। या फिर कह सकते हैं वेपर प्रेशर वो किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर को, ये भी कह सकते हैं हम रोल्स लॉ कह सकते हैं। उसके बाद थोड़ी ये टर्म रहेगी अब तो हमारे पास, अगली टर्म आती है हमारे पास क्या, आइडियल सोल्यूशन। इतना अगर क्लियर है तो ये लगा लीजिए आपका हाफ से करीब चैप्टर कवर हो चुका है, ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर पेपर भी यहाँ से क्वेश्चन ही यहीं से होते हैं, स्टेटमेंट आ गया, उसकी क्या पूछ लिया, फॉर्मूला पूछ लिया, या लो के बारे में पूछ लिया, ठीक है। अब करते हैं आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन क्या है, ऐसा सोल्यूशन जो रोल्स लॉ को ओबे करे, ओबे ओबे रोल्स लॉ, ओबे रोल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन, एट ऑल कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन कुछ भी हो ओबे करना चाहिए रोल्स लॉ को, जो ऊपर हमने अभी पढ़ा, ठीक है। और इसका जो मतलब मिक्सिंग के बाद जो वॉल्यूम चेंज है और एंथैल्पी चेंज है वो क्या नहीं है, चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम भी चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि डेल्टा वी इसको कह सकते हैं V2 माइनस V1, वो क्या होगा इक्वल टू जीरो, ठीक है, तभी चेंज नहीं हो सकता, इसको हम बोल सकते हैं मिक्सिंग, ठीक है। और इसी तरीके से एंथैल्पी चेंज नहीं होनी चाहिए, डेल्टा H मिक्सिंग यानी कि H2 माइनस H1, ये भी क्या नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि इक्वल टू जीरो रहेगा, ठीक है। अब इंट्रैक्शन की बात करते हैं, इंट्रैक्शन की बात करते हैं, जैसे ए कोई मान लेते हैं सोल्यूट है, ठीक है, प्लस में बी बी, ये दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं और इंटरेक्ट करने के बाद हमारे पास 2AB बना दिया, ठीक है। अब इंटरेक्शन की बात करते हैं, जो AB की इंटरेक्शन होगी उसका मैग्नीट्यूड सेम मिलेगा, जो इंटरेक्शन होगी इनकी उसका मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, इंटरेक्शन इन सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा इसका, सेम मिलेगा इंटरेक्शन का, किससे, किसका सेम मिलेगा, जैसा इंटरेक्शन इनके पास है, इनके जैसा इंटरेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास क्या है, मतलब कि ए की स्ट्रेंथ और बी की स्ट्रेंथ जितनी है उतनी स्ट्रेंथ किसकी मिलेगी, ए बी की स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है। तो ये इसका कहने का मतलब ये था। जैसे एग्जांपल देते हैं हम, एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल में क्या करेंगे, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड एंड प्लस कर देते हैं इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड, ठीक है, कह सकते हैं भाई C2H5Br और इसको कह सकते हैं C2H5I, ठीक है। एक ये एग्जांपल, दूसरा और देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, टोल्विन एन हेक्सेन और एन हेप्टेन। टोल्विन का आपको फॉर्मूला तो वैसे पता ही होगा, बेंजीन के ऊपर CH3 लगा देते हैं, ये क्या हमारे पास टोल्विन है, ठीक है। टोल्विन के इसके अंदर एन हेक्सेन, एन हेक्सेन यानी कि नॉर्मल हेक्सेन, कुछ बड़ी बात है नहीं इसमें, हेक्सेन की एक सिंपल लंबी चेन ही है, प्लस में एन हेप्टेन, नॉर्मल हेप्टेन, ठीक है, ये चीजें। उसके बाद हम नॉन आइडियल डिस्कस करेंगे। हाँ जी, तो हम कहाँ पे थे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे थे। तो अगला जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, ये जो सॉल्यूशन है वो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करता, नॉट ओबे, नॉट ओबे रोल्स लॉ, रोल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। और क्या होगा, जो इनका इंटरेक्शन होगा, ठीक है, इंटरेक्शन क्या करेगा, चेंज करेगा, और क्या कहते हैं एंथैल्पी चेंज भी होगी और वॉल्यूम चेंज भी होगा, यानी कि जो डेल्टा वी मिक्सिंग है, क्या होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, और डेल्टा एच मिक्सिंग जो एंथैल्पी चेंज होगा वो भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि कुछ ना कुछ चेंज तो होगा, ठीक है, H2 माइनस H1 की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, इसलिए क्या है नॉट इक्वल टू जीरो है। इसी तरीके से वॉल्यूम में कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा, इसलिए जो V2 माइनस V1 है नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, ये याद रखना, इसमें वॉल्यूम में एंथैल्पी में चेंज आता है, इसलिए ये क्या है नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। अब बात करते हैं इंटरेक्शन की, इंटरेक्शन के टाइप पे इनकी जो मैग्नीट्यूड होता है इंटरेक्शन का, ए का प्लस बी को जब मैं मिलाता हूँ ए बी बनता है, क्या बनता है ए बी, वो भी दो में मिलेगा, परंतु इसका जो इंटरेक्शन का मैग्नीट्यूड होगा, इंटरेक्शन का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम नहीं रहेगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड नॉट सेम, किससे, किसका कंपेरिजन कर रहे हैं हम, इसका जो रिएक्टेंट वाली साइड के था उसका कंपेरिजन कर रहे हैं, ठीक है, उससे कंपेयर कर रहे हैं कि वो मैग्नीट्यूड है जो इंटरेक्शन का वो सेम नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नॉन आइडियल में भी हमारे पास दो टाइप आ जाती है, नॉन आइडियल में हमारे पास दो टाइप आ जाती है। सबसे पहली टाइप आती है नॉन आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन, क्या शो करता है ये, पॉजिटिव डेविएशन शो करियो, ठीक है, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करिए। अब पॉजिटिव डेविएशन का देखते हैं क्या होगा, मैग्नीट्यूड जो रहेगा इंटरेक्शन का वो क्या होगा, कम होगा, यानी कि
ए का जो इंटरेक्शन होगा या फिर कह सकते हैं बी का जो इंटरेक्शन होगा उसका इंटरेक्शन ए बी से कंपेयर करेंगे तो ए बी का इंटरेक्शन क्या होगा, वीक होगा, वीक इंटरेक्शन होगा। हम किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, इससे, इन दोनों से, ठीक है। इन दोनों के इसे अगर कंपेयर किया तो ए बी का इंटरेक्शन क्या मिला हमें, कम मिला, वीक मिला। तो वीक इंटरेक्शन मिलेगा। अब बात याद रखिए, इंटरेक्शन अगर वीक मिलेगा, मान लो ए बी को हमने मिला दिया, यहाँ पर ए बी मिल गया, ठीक है, ए बी ऐसे मॉलिक्यूल मिल गए किसी कंटेनर के अंदर, तो ये इंटरेक्शन कम होगा, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे। ए दूर भागेगा बी से और ये ए भी भागेगा दूर बी से, और दूर दूर भागेंगे तो क्या होगा, वॉल पे ज्यादा इकट्ठा हो जाएंगे, और वॉल पे ज्यादा इकट्ठा होंगे तो वॉल पे क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। अब प्रेशर लगाएंगे वॉल पे तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इंटरेक्शन के कारण रिपल्शन होगा। अब रिपल्शन होगा तो क्या होगा, ये क्या करेंगे, दूर दूर भागेंगे, और दूर भागेंगे तो क्या होगा, इनका जो टोटल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो क्या हो जाएगा, हाइयर हो जाएगा। यानी कि वीक इंटरेक्शन के कारण क्या होगा, हाइयर टोटल वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर होगा टोटल वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। टोटल वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा सॉल्यूशन का, ठीक है। सॉल्यूशन की बात करते हैं अब, इसी को क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं दे देता हूँ, इसका एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे इथेनॉल, इथेनॉल का एग्जांपल इन साइक्लोहेक्सेन, जी। तो ये क्या होगा, इथेनॉल का मिक्सचर का हमने साइक्लोहेक्सेन में, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, होगी तो 6 मेंबर की रिंग होगी, परंतु इसमें कोई भी डबल बॉन्ड वगैरह नहीं होगा, ठीक है। सिंपल ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन का। और क्या कहता है, जो साइक्लोहेक्सेन है वो ब्रेक कर जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्जिस्टिंग बिटवीन इथेनॉल, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। इसके कारण वो दूर दूर भागेंगे, दूर दूर भागेंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा मिलेगा वॉल पे, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। और डेल्टा वी क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से डेल्टा एच मिलेगा, वो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, स्लाइटली इंक्रीज मिलेगा, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन इसमें एग्जिस्ट करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इसका मतलब हम एंटर कर रहे हैं, हीट एंटर हो रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी इसके अंदर। डेल्टा एच पॉजिटिव का यही मतलब होता है, ठीक है। हीट क्या कर रही है, एंटर कर रही है रिएक्टेंट की साइड, एंटर, ठीक है। उसके बाद आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सेकंड टाइप आती है हमारे पास, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, क्या शो कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। अब नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, इसका मतलब क्या है कि ए बी का इंटरेक्शन वो ज्यादा होगा किससे, ए और बी से, मान लेते हैं ए लिया हमने और प्लस में बी लिया, ठीक है। उन दोनों को मिलाया, क्या बना दिया, 2AB। अब इनका इंटरेक्शन क्या मिलेगा, हाइयर मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। पॉजिटिव डेविएशन का नेगेटिव डेविएशन दोनों, इसमें इंटरेक्शन ज्यादा मिलेगा। अब इंटरेक्शन ज्यादा मिलेगा तो ए बी होंगे वो आपस में पास पास होंगे, इसका मतलब वोल के पास कुछ मिलेगा नहीं, और वोल के पास कुछ मिलेगा नहीं तो इसका मतलब वहाँ पर वेपर प्रेशर कम लगेगा। अगर वेपर प्रेशर कम मिला तो टोटल वेपर प्रेशर क्या मिलेगा, इंटरेक्शन तो यहाँ पर क्या है, हाइयर है, और टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर यहाँ पर क्या मिलेगा, टोटल वेपर प्रेशर क्या मिलेगा, यहाँ पर लो मिलेगा, ठीक है, लो मिलेगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको, अगर वेपर प्रेशर लो मिलता है, हाँ जी, तो ये यहाँ पर हमने देखा टोटल जो वेपर प्रेशर मिलेगा वो क्या मिलेगा, लो मिलेगा, ठीक है। अगर वेपर प्रेशर लो मिल रहा है, ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं क्या होता है। इसका एग्जांपल क्या मिलेगा, जैसे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, एग्जांपल क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, इसका एग्जांपल हो जाएगा एसीटोन का फॉर्मूला CH3CO, और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3, ठीक है। इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगा, इसका एग्जांपल आप याद कर सकते हो, ठीक है। व्हेन दीज आर मिक्सचर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर बिटवीन दीज टू एंड दस द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज, ये तो बता रहे हैं इंटरेक्शन ज्यादा होगी तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। इन केस में नेगेटिव डेविएशन में याद रखना जो डेल्टा वी की वैल्यू होती है और यहाँ पर क्या मिलती है, नेगेटिव, और डेल्टा एच की वैल्यू भी क्या मिलती है, नेगेटिव। अब नेगेटिव डेल्टा एच की वैल्यू मतलब कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो हीट क्या निकलेगी, एक्सो का मतलब एग्जिट करना, ठीक है। तो इसमें से हीट क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी, ठीक है। उसमें क्या होता है, एंटर कर रही थी। तो काफी आसान सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इससे अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं एक बार, इससे अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या है, ऐसे मिक्सचर जिसकी जो कंपोजिशन है, मिक्सचर लिक्विड के होंगे, ठीक है, और कंपोजिशन क्या होगी, डिफाइनाइट होगी, और बॉइलिंग लाइक ए प्योर लिक्विड, जो बॉइलिंग होगी या बॉइलिंग पॉइंट होगा लाइक किसके होगा, प्योर लिक्विड के बराबर होगा, ठीक है। उसी मिक्सचर को इसने क्या बोला है, एजियोट्रोप्स बोल सकते हैं, या एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोल सकते हैं, या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बोल सकते हो, ठीक है। तो एक बार हेडिंग लिख देते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ये क्या होता है, ऐसा मिक्सचर, मिक्सचर यानी कि लिक्विड का मिक्सचर मिलेगा, लिक्विड का मिक्सचर है ये, लिक्विड का मिक्सचर है जिसके अंदर कंपोजिशन में क्या मिलेगी, कंपोजिशन, कंपोजिशन डिफाइनाइट, और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, डिफाइनाइट मिलेगा, सी मिलेगा, फिक्स मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, अब वो बॉइलिंग पॉइंट डिफाइनाइट मिलेगा, किसकी डिफाइनाइट, एज ए प्योर लिक्विड के, मिक्सचर करने के बाद भी उतना ही, और प्योर लिक्विड का हमने जो बोला है, प्योर लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी सेम मिलेगा, ठीक है। तो इसी वाले मिक्सचर को हमने क्या बोला है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोला है, मिक्सचर के बाद भी बॉइलिंग पॉइंट सेम और प्योर का बॉइलिंग पॉइंट भी सेम है, ठीक है।
तो इसको कह सकते हैं एजियोट्रोप मिक्सचर को कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा नाम कांस्टेंट कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, ठीक है। अगला जो डेफिनेशन देखते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है और ये सब्सटेंस की या फिर कोई भी आइडियल सॉल्यूशन के लिए, किसके लिए, इन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर, इन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर जो प्रॉपर्टी होगी वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर, नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो डिपेंड करेगी, डिपेंड डिपेंड ओनली ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगी, नॉट डिपेंड, डिपेंड नहीं करेगी, नॉट डिपेंड ऑन किस पे, नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ सोल्यूट बोलो या सब्सटेंस बोलो एक ही बात है, नेचर ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस पे डिपेंड ना करे, उसी को उन्हीं प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब जो सब्सटेंस ऐसी प्रॉपर्टी को शो करेंगे वो क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कौन कौन से आते हैं, जैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहले आता है रिलेटिव, रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा आ जाता है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तीसरा आ जाता है हमारे पास, तीसरा आ जाता है एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चौथा आ जाता है हमारे पास डिप्रेशन, डिप्रेशन आर इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये चार तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, इन्हीं को हम एक थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करेंगे, जितना एग्जाम में लिखना उतना, ठीक है, ज्यादा नहीं, जितना हमारे लिए सफिशिएंट है। तो पहली टाइप आती है हमारे पास क्या, रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसको करते हैं हम पहले, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक फॉर्मूला याद रखना, वो क्या होता है आगे जाके हम डिस्कस भी करेंगे, पी नोट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नोट इज इक्वल टू एक्स बी। अब यहाँ पर टर्म में बता देता हूँ क्या क्या चीजें है। यहाँ पर पी नोट है प्योर का वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर। अब प्योर वेपर प्रेशर किसका, सोलवेंट का, ऑफ सोलवेंट, ठीक है। पी एस यहाँ पर क्या है, वेपर प्रेशर है किसका, वेपर प्रेशर है किसका, सोल्यूशन का। तो हम इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं, पी नोट ए भी लिख सकते हैं, अगर हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ए हमें पता है सोल्वेंट को डिनोट कर रहा है और बी क्या है, सोल्यूट को, ठीक है। तो ए लिख सकते हैं हम यहाँ पर। उसके बाद एक्स बी क्या है यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन है किसका, मोल फ्रैक्शन किसका भाई, ये है सोल्यूट का, ठीक है। मोल फ्रैक्शन किसका, सोल्यूट का। ए को हम क्या डिनोट कर रहे हैं, सोल्वेंट, और बी क्या है यहाँ पर, सोल्यूट, ठीक है, याद रखना। ये था हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि जो वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर है उसका कमी आना, ठीक है, मिक्सिंग के बाद उसका वेपर प्रेशर में कमी आना। और एक्स बी की जो वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, एक्स बी की वैल्यू निकाल सकते हैं एन बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये चीज थी हमारे पास। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर एक टर्म आ जाती है, जैसे डाइल्यूट करते हैं जब हम इसको, अगर मैं एक्स बी को अगर और खोल के लिखता हूँ तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी ऐसे लिख सकता हूँ, डिवाइड बाई डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, यहाँ प्लस में आगे सोलवेंट के लिए भी आ जाता डब्ल्यू ए डिवाइड बाई एम ए। अब कह रहे हैं अगर मैं सोलवेंट को ज्यादा कर देता हूँ, डाइल्यूट कर देता हूँ, ठीक है, डाइल्यूट में पानी मिला रहा हूँ, मतलब कि सोलवेंट की अमाउंट ज्यादा कर रहा हूँ, ठीक है, सोलवेंट की अमाउंट ज्यादा कर देता हूँ, तो उस केस में क्या होगा, अगर सोलवेंट हमारे पास ए वाली टर्म है, ठीक है, इसको मैंने ज्यादा कर दिया तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी। अगर मैं देखो कम नहीं कह सकता, ऐसा कह सकता हूँ बिल्कुल डाइल्यूट हो जाएगा, तब क्या होगा, ये वाली टर्म बिल्कुल नेग्लेजिबल हो जाएगी, यानी कि मान लो 1000 का एक के साथ कंपोजिशन, इतना डाइल्यूट कर दिया, ये वाली टर्म तो बन गई 1 और ये वाली टर्म बन गई हमारे पास 1000, तो इसके कंपेरिजन में बहुत ही छोटी टर्म है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, नेग्लेजिबल कर सकता हूँ। तो ये हमने क्या, ठीक है, नेग्लेजिबल कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए डिवाइड बाई एम ए। तो ये क्या है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। द एक्सप्रेशन इज डिटरमाइन, जो ये जो भी एक्सप्रेशन है वो हम डिटरमाइन करते हैं, जैसे मास ऑफ सोल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट कहेंगे तो और भी अच्छा है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, ये निकालने के लिए इन मेथड का यूज किया जाता है, यानी कि एम बी निकालने के लिए इन मेथड का स्पेशली यूज किया जाता है, ठीक है, ये याद रखना। ऑस्मोटिक प्रेशर को कवर करने से पहले मैं बताता हूँ क्या ओस्मोसिस क्या होता है। ओस्मोसिस है क्या, इज डिफाइंड एज फिनोमेना, एक तरीके से फिनोमेना है पासिंग ऑफ प्योर सोल्वेंट, यानी कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पर क्या है मेरे पास, प्योर सोल्वेंट है, ठीक है, प्योर सोल्वेंट का पास होना किसके, कहाँ पर पास होएगा, सॉल्यूशन की तरफ,
यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, यहाँ रख देता हूँ सोल्यूशन। यहाँ क्या प्योर सोलवेंट है। अब सोल्यूशन के अंदर हमारे पास दो चीजें, क्या, एक तो सोल्यूट, दूसरी क्या है, सोलवेंट। ठीक है, दो चीजें, एक सोल्यूट है एक सोलवेंट है। अब कह रहा है ऑस्मोसिस क्या प्रोसेस है, एक सोल्यूशन की तरफ जाए। ठीक है, तो सोल्यूशन की तरफ जाए और बीच में हमने ये क्या लगा दी, सेमी परमेबल, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी। ठीक है, तो इसके थ्रू ये क्या जा रही है, इससे पार जा रही है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को इसने क्या बोला, ओस्मोसिस बोला। अब ओस्मोसिस का याद रखना, लेस कंसंट्रेशन से, लेस कंसंट्रेशन से कहाँ की ओर जाती है, मोर कंसंट्रेशन की ओर जाती है, मोर कंसंट्रेशन, ये टर्म याद रखना। ठीक है, तो ये प्योर सॉल्वेंट है वो लेस कंसंट्रेशन से मोर कंसंट्रेशन, इसका मतलब सोल्यूट कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है। ठीक है, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये क्या करता है, अलाउ करता है किसको, ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये किसको अलाउ करती है, ओनली सोलवेंट को अलाउ करती है, सोल्यूट को अलाउ नहीं करती, सोल्यूट को वहीं पे रोक देगी और सोलवेंट को जाने देगी। ठीक है, और ये जो फिनोमेना है वो किसने डिस्कवर किया था, एक साइंटिस्ट है, कौन से, एबी, एबी नोलेट। कब किया था इसने, 1748 में। ठीक है, ये वैसे ही जनरल नॉलेज का क्वेश्चन मान सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद आता ऑस्मोटिक प्रेशर, इसी के अंदर अगर मैं समझा तो अच्छा रहेगा, कोई दूसरी टर्म है नहीं। प्रेशर, प्रेशर का मतलब दबाव, भाई कोई ना कोई दबाव लगेगा, उसी को इसने ऑस्मोटिक प्रेशर बोला है। तो मान के चलो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, मिनिमम प्रेशर है विच अप्लाइड ऑन ए सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन की ओर अप्लाई किया गया है टू जस्ट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि जो प्योर सॉल्वेंट की एंट्री हो रही है उसको रोकने के लिए इनटू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। वही बात करते हैं, जैसे ऑस्मोसिस क्या था, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का कहाँ पर जाना, सॉल्यूशन की तरफ जाना, सॉल्यूशन की तरफ जाना। अब कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, मैं क्या लगाता हूँ, मिनिमम फोर्स लगाता हूँ, मिनिमम, मिनिमम प्रेशर लगाया कहाँ की ओर, सॉल्यूशन की तरफ लगाया। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ मिनिमम प्रेशर लगाया, और ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था, प्योर सॉल्वेंट यहाँ से उठ के कहाँ जा रहे थे, सॉल्यूशन की तरफ जा रहे थे, परंतु इसने मिनिमम प्रेशर लगाया सॉल्यूशन की तरफ। अब ये मिनिमम प्रेशर क्या कर रहा है, इस सॉल्वेंट को आने से क्या कर रहा है, रोक रहा है। ठीक है, इतना प्रेशर, कम से कम प्रेशर लगा दिया, मिनिमम प्रेशर, कि ये इस साइड से यहाँ तक ना जा पाए। ठीक है, अब सॉल्यूशन ने यहाँ तक रोक दिया, अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये जो प्योर सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन की तरफ नहीं आ रहा। इसी प्रेशर को इसने क्या बोला, इसी प्रेशर को इसने क्या बोला, ओस्मोटिक प्रेशर बोल दिया, प्रेशर बोल दिया। अब कहता है इस प्रेशर को अगर मैं, मिनिमम प्रेशर ओस्मोटिक प्रेशर से मोर देन, अगर मैं क्या लगाता हूँ, मोर देन ओस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करता हूँ, अगर मैं क्या करता हूँ, ओस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर इस सॉल्यूशन की तरफ अप्लाई करता हूँ, यहाँ पर मैंने प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, जो प्योर सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन की तरफ तो पहले ही नहीं आ रही थी। अब क्या होगा, यहाँ के जो सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन की तरफ जो सॉल्वेंट है वो कहाँ पर जाना स्टार्ट कर जाएंगे, प्योर सॉल्वेंट की तरफ जाना स्टार्ट कर जाएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये इतना ज्यादा प्रेशर लगा दिया यहाँ पर इस सॉल्यूशन की तरफ कि यहाँ के जो सॉल्वेंट थी वो कहाँ की ओर जाना स्टार्ट कर गए, इस तरफ, रिवर्स ओस्मोसिस। ठीक है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, एक बार ध्यान से समझो, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार ध्यान से देखना, तो इसी को इसने क्या बोला, रिवर्स ओस्मोसिस बोला है। इट कैन बी, ये जो मेथड है रिवर्स ओस्मोसिस, इसको किस लिए यूज किया जाता है, एप्लीकेशन क्या है इसकी, डिसैलिनेशन, डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, मतलब कि जो नमक का पानी होता है, समुद्र का पानी होता है, नमक खारा होता है, उसको क्या करता है, उसको साफ करने के लिए रिवर्स ओस्मोसिस की प्रोसेस का यूज किया जाता है। ठीक है, कि वो जो वाटर है हमारे पास क्या बन जाए, ड्रिंकिंग लायक बन जाए। ठीक है, ड्रिंकिंग पर्पज के लिए। ठीक है, बहुत ही आसान है इसमें था। अब एक्सप्रेशन देख लेते हैं हम, ओस्मोसिस का ही एक्सप्रेशन देख लेते हैं कि देखो जो प्रेशर है वो किसकी इक्वल है, हमें पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी पढ़ते हैं। ठीक है, यही चीज है बस, इसने क्या कर दिया, पी को ये आइडियल गैस इक्वेशन के लिए ना, आइडियल गैस, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ही आइडियल गैस के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें ये कर रहे हैं। अब प्रेशर है यहाँ पर, ये भी क्या है, वॉल्यूम है, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और आर क्या है, गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर। तो इस प्रेशर को हमने क्या इसमें डिनोट कर दिया, पाई से डिनोट कर दिया। ठीक है, अब वो पाई इक्वल है किसकी, एन आर टी के, यहाँ पर वॉल्यूम भी मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब ये पाई है, यही क्या है हमारे पास, ओस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है, और ये जो सी है हमारे पास, जैसे मान सकते हो पी इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास एन आर टी पाई, ये हो जाएगा। ठीक है, और एन क्या है यहाँ पर, एन क्या है, मान सकते हैं एन यहाँ पर है, एन यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेंथ, एन क्या है यहाँ पर, स्ट्रेंथ। ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं कि भी कितना वेट है डिवाइड बाई एम। ठीक है, 10 दी, अगर इसको मैं और अच्छे तरीके से देखूँ, पाई इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम। ठीक है, आर टी ये बन जाएगा। ठीक है, अब डब्ल्यू बाई एम, ठीक है, अब वी को मैं इस तरफ लेता हूँ, पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम। ठीक है, को भी याद रखना, जो आर की वैल्यू होती है, आर की यूनिट थोड़ी ध्यान रखना, अगर हम 0.0821 ले रहे हैं तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, लीटर एटमोसफियर पर डिग्री
यानी कि ऐसे बोल सकते हैं डिग्री सेल्सियस का ये पर डिग्री सेल्सियस और पर मोल, ठीक है। इसको और जो प्रेशर होगा वो किस में होगा, एटमॉस्फेयर में, और जो वॉल्यूम होगा वो किस में होगा, लीटर में होगा, ठीक है। ये बात याद रखनी पड़ेगी। ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करते हैं। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर का बस इतना ही टर्म था, ठीक है। अब आगे करते हैं एक और टॉपिक है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा टॉपिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखो सिंपल सा, अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं बचा इस चैप्टर में, अब तो छोटी छोटी टर्में बच गई। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है क्या, ऐसा सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, सेम हो, सॉल्यूशन विच हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, सेम हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि दो सॉल्यूशन हमारे पास, उनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम है, और एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, और प्रेशर भी क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो इसी सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन हैव द सेम मोलर कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन है वो भी क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कौन सी, इसी से रिलेटेड टर्म आती है क्या, एक आती है क्या, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन से होते हैं, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। सॉल्यूशन हैविंग मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, मोर ऑस्मोटिक, ठीक है। और एक दूसरी टर्म होती है हाइपोटोनिक। अब हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है, जिनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या हो, लेस हो, या फिर लोअर, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर हो, ठीक है। उससे अगली टर्म आती है हमारे पास, उससे अगली टर्म आती है हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस क्या होता है, और दूसरी टर्म है प्लाज्मोलाइसिस। हीमोलाइसिस क्या होता है और प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। देखो जब भी कोई प्लांट सेल होते हैं, हमें पता है प्लांट के किससे बना है, सेल से बना है, ठीक है। प्लांट सेल से बोल सकते हैं, जो प्लांट सेल है, ठीक है। प्लांट सेल जब कॉन्टैक्ट आता है किसके साथ, वाटर के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं, प्लांट सेल वाटर के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो वाटर है वो क्या हो जाता है, सेल के अंदर एंटर कर सकता है, ठीक है। वाटर क्या करते हैं, सेल के अंदर एंटर कर जाता है, और एंटर करने के जो ये सेल है, जो ये सेल है हमारे पास, वो क्या कर देता है, स्वेल कर देता है, यानी कि स्वेलिंग हो जाती है, यानी कि फूल जाता है, क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, फूल जाता है वो सेल, ठीक है। या फिर वो सेल खराब हो जाता है, खराब होने के बाद ट्रिंक बोल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हीमोलाइसिस बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसी का उल्टा प्रोसेस होता है, जब कोई हाई कंसंट्रेटेड सेल के पास आ जाए, ठीक है, हाई कंसंट्रेटेड कोई भी सब्सटेंस है वो क्या आ जाए, इस सेल के पास आ जाए, तो क्या होगा, हाईली कंसंट्रेटेड साल्ट वो क्या कर लेगा, इस सेल के अंदर जितना भी वाटर है, सेल के अंदर जितना भी वाटर है वो बाहर निकाल देगा, और बाहर निकालने के बाद ये क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लाज्मोलाइसिस होगा, ठीक है। तो ये बात थोड़ी सी इंटरेस्टिंग थी कि प्लाज्मोलाइसिस क्या है, सिंक होना, और हीमोलाइसिस क्या है, स्वेलिंग होना। अब वो डिपेंड करेगा कि उसके पास कितनी कंसंट्रेशन क्या है, अगर पानी है तो पानी को सोख लेगा और वो फूल जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, और वो सेल क्या हो जाएगा, स्वेल यानी कि फूल जाएगा, रप्चर हो जाएगा, ठीक है। वो उसी का अपोजिट क्या है, प्लाज्मोलाइसिस। अगर कोई हाई कंसंट्रेटेड कोई साल्ट है उसके साइड में आता है, तो सेल के अंदर का जो वाटर होता है, पानी होता है, वो बाहर निकल जाता है, साल्ट सोख लेता है, और क्या करता है, ये यहाँ पर सिंक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद अगली टर्म आती है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट हमारा वेस्पर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। यानी कि ऐसा टेम्परेचर, भाई लिक्विड लिक्विड का सॉलिड वेपर में चेंज होना, लिक्विड का वेपर में या फिर गैस में चेंज होना, तो वही तो हमारे पास बॉइलिंग है, ठीक है। तो लिक्विड का ऐसा टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर किसकी इक्वल आ जाए, वेपर प्रेशर किसकी इक्वल आ जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल आ जाए, तो उसी वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होते हैं, इज एडिड टू सॉल्वेंट, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज एलिवेटेड। अब कहता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया है, नॉन वोलेटाइल मिलाएंगे, तो ये कह रहा है जितना इसका सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट था या सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था, ठीक है, उससे इंक्रीज हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। इसी को इसने क्या बोला है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोला है, या फिर कह सकते हैं मोलर, मोलर। तो इसके कारण क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है, तो इसी को इसने क्या बोला है, मोलर एलिवेशन बोल सकते हैं, या फिर बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना, या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसका जो ग्राफ है वो मैं लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कवर कराऊंगा, ठीक है, जब इसका डेरिवेशन करेंगे। अभी के लिए थोड़ा सा याद रखो, जो डेल्टा टीबी होता है, क्या होता है, डेल्टा टीबी वो इक्वल होता है किसके, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलिलिटी के, ठीक है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है की, केबी, ठीक है। तो केबी इंटू एम लिख सकते हैं। अब ये जो डेल्टा केबी है ये क्या है, मान सकते हैं कि हायर में से लोअर का चेंज है, ठीक है। और केबी यहाँ पर क्या है हमारे पास, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, ठीक है। इसी को एक और नाम दिया गया है इसको, इसी का इसका दूसरा नाम क्या है, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये टर्म याद रखना आप, केबी होता है, केबी इक्वल होता है के अपॉन एम की, ठीक है, के अपॉन एम की इक्वल होता है। इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, के अपॉन एम लिखा गया है इसको, देखो इसकी यूनिट अगर निकाली जाए
तो यहाँ पर केबी की अगर यूनिट निकाली जाए तो कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर की यूनिट क्या हो जाएगी, केल्विन। ठीक है, ठीक है, तो इसकी यूनिट मोलैलिटी की यूनिट लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं मोलैलिटी की यूनिट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, तो मोल पर केजी लिख सकते हैं। ठीक है, तो केबी की यूनिट क्या हो जाएगी, केल्विन को मैं के से डिनोट कर रहा हूँ और केजी ऊपर जाने पर ऐसा बन जाएगा और यहाँ पर मोल आ जाएगा, तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखना। और एक्सप्रेशन क्या होगा, देखो इसको मैं अगर खोल के लिखूं, ध्यान से देखा होगा, डेल्टा टीबी, इसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ, टीबी को एज इट इज रहने देता हूँ। अब मोलैलिटी को आगे खोल के लिखे तो मोलैलिटी होती क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है एनबी, ठीक है, बी से डिनोट करते थे, और मास ऑफ सोलवेंट, तो मास ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट को ए से करते थे, वो खोल सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिखेंगे भाई, उसका वेट क्या, डब्ल्यू बी डिवाइड बाय क्या चीज आ जाएगी, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, और डिवाइड किसके आ जाएगा, डब्ल्यू ए के। ठीक है, अब इसको यहाँ पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए डिवाइड बाय एम बी, और नीचे तो था ही है हमारे पास डब्ल्यू ए, तो इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये खोल के लिख दिया मैंने, मोलिकुलर को खोल के लिखा है। अब यहाँ से एम बी की वैल्यू निकालते हैं, एम बी की वैल्यू क्या निकल जाएगी, के बी यहाँ पर है, डब्ल्यू ए डिवाइड बाय डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए, तो ये बन जाएगा हमारे पास। अब ये क्या चीज होती है, अब यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पर इंटू 1000 आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हम उसके हिसाब से कर लेंगे, तो उस हिसाब से हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर 1000 लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे अगली टर्म आती है क्या, अगली टर्म आती है फ्रीजिंग पॉइंट की, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, पहले हम फ्रीजिंग पॉइंट को ही डिस्कस कर लेते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग, कि भाई फ्रीजिंग का हमें पता है कि लिक्विड से किस में चेंज हो, सॉलिड में। ठीक है, तो एज अ सब्सटेंस का वो टेम्परेचर जिसके ऊपर जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है। ठीक है, परंतु वो चीज क्या है, एक इक्विलिब्रियम में सेटअप हो गई। ठीक है, क्या होगा, लिक्विड और सॉलिड एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में सेटअप हो सकते हैं जिस टेम्परेचर पे, तो वो टेम्परेचर हमारे पास क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, तो ये थोड़ी छोटी सी डेफिनेशन थी। व्हेन सम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को जब मैं ऐड करता हूँ, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को जब मैं ऐड करता हूँ किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, तो क्या होता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, वो डिक्रीज कर देता है, क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। ठीक है, डिफ्रेंस हो डिक्रीज हो एक ही बात है, उसी को हम क्या बोलते हैं। अब जैसे इसका जो टर्म आती है, ग्राफ के साथ भी एक्सप्लेन करेंगे, पर टर्म में देखेंगे टी एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के एफ इंटू एम। ठीक है, तो ये एम क्या है यहाँ पर मोलिलिटी, और टी एफ क्या है, डेल्टा टी एफ क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। ठीक है, और के एफ यहाँ पर है क्या चीज, मोलल, मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसी को एक और नाम बोल सकते हैं, क्रायोस्कोपिक, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी जो ये होता है एम क्या है यहाँ पर, मोलैलिटी है, मोलैलिटी है यहाँ पर, और ये क्या, चेंज इन टेम्परेचर है। ठीक है, ये क्या हमारे पास टेम्परेचर है। अब इसी तरीके से वैसे निकाल सकते हैं जैसे वहाँ निकाला, एम बी इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी डिवाइड बाई डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगला टॉपिक हमारे पास, अगला टॉपिक हमारे पास एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। अगला जो टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। ठीक है, ये क्या चीज होती है, अब देखो ध्यान से, व्हेन द मोलिकुलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज डिटरमाइंड बाय स्टडीइंग एनी ऑफ द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कम आउट टू बी डिफरेंट देन एक्सपेक्टेड वैल्यू, सब्सटेंस इज देन शोड एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। ये कह रहा है भाई कुछ भी चीज अगर कोई मिक्स कर रहा है तो उसमें मोलिकुलर मास का डिफरेंस आना, मोलिकुलर मास का क्या आना, डिफरेंस आना, इसी को इसने क्या बोला, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। अब एबनॉर्मल मोलिकुलर मास दो तरीके से हो सकता है, या तो मोलिकुलर मास बढ़ जाए या मोलिकुलर मास कम हो जाए। ठीक है, तो इसी के कारण कह रहा है जो एबनॉर्मल मोलिकुलर मास है उसको दो तरीके से डिफाइन किया गया है। अगर सोल्यूट, अगर मैं कहता हूँ सोल्यूट किसके अंदर आता है, सोल्यूट आ जाता है डिसोसिएशन के अंदर या एसोसिएशन के अंदर। ठीक है, दोनों केस हो सकते हैं, डिसोसिएट भी हो सकता है सोल्यूट और एसोसिएट भी हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा, एसोसिएशन डिसोसिएशन होगा। एक बार हम समझ लेते हैं एसोसिएशन कब होता है और डिसोसिएशन कब होता है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं NaCl का। ठीक है, NaCl क्या होगा, अंडरगो डिसोसिएशन होगा, किसमें टूट जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। क्या हो गया इसका, इसका यहाँ पर डिसोसिएशन। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर इसका डिसोसिएशन। अब डिसोसिएशन हुआ तो ऑब्जर्व जो मोलिकुलर मास मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें लेस मिलेगा। जो ऑब्जर्व ऑब्जर्व मोलिकुलर मास मिलेगा वो क्या मिलेगा, लेस मिलेगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर डिसोसिएशन टूटा है तो कुछ ना कुछ मोलिकुलर मास में तो कमी आएगी। अब कमी आएगी तो मोलिकुलर मास क्या मिलेगा, हमें लेस मिलेगा। ठीक है, इन केस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन द सॉल्यूट अंडरगो एसोसिएशन। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं किसका, किसका एग्जांपल ले लेते हैं, एसोसिएशन का। ये कह रहा है किसके अंदर, एसिटिक एसिड, ये कह रहा है एसिटिक एसिड, फॉर्मूला CH3
COOH, ये मिला दिया हमने किसके अंदर, एसिटिक एसिड किसके अंदर, बेंजीन के अंदर। एसिटिक एसिड इन बेंजीन के अंदर, ठीक है। अभी इसका क्या होता है, यहाँ पर एसोसिएशन होता है। क्यों? क्योंकि ये जो एसिटिक एसिड है वो किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाता है बेंजीन के अंदर। डाइमर कैसे, जैसे मान लेता हूँ मैं CH3COOH। अब दूसरा जो होगा हमारे पास CH3COOH। अब इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसके साथ होगी, ठीक है। इसी तरीके से और भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जैसे इस ऑक्सीजन की इसके साथ कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या हो जाता है, ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है एसिटिक एसिड। तो इसका जो मोलिकुलर मास मिलता है वो ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास क्या मिलता है, मोर मिलता है। जो ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास होता है, जो ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, क्योंकि एसोसिएशन का मतलब जुड़ना, डिसोसिएशन का मतलब घटना, ठीक है। तो मोलिकुलर मास क्या मिलेगा, मोर मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास क्या मिल रहा है, हमें ज्यादा मिल रहा है, कैलकुलेटेड से, जितना हमने कैलकुलेट किया उससे ज्यादा। अब ये वाली टर्म एक टर्म आती है क्या, इसी को डिफाइन करने के लिए एक टर्म आती है क्या, वांट वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर किससे डिनोट करते हैं हम, वांट ऑफ फैक्टर को डिनोट करते हैं स्मॉल आई से, ठीक है। ये क्या होता है, रेशियो होता है किसका, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का और कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये हम नहीं कहेंगे, हम डायरेक्ट इसका रेशियो देखेंगे। जो आई होता है वो किसके इक्वल होता है, भाई कितना मोलिकुलर मास कैलकुलेटेड है और कितना मोलिकुलर मास ऑब्जर्व्ड है, ठीक है। ऑब्जर्व्ड और ये क्या हमारे पास कैलकुलेटेड है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या मोलिकुलर मास है, मोलिकुलर मास कितना कैलकुलेटेड है उसका रेशियो किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्व्ड के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर आई की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है क्या, अगर मान लो आई की वैल्यू क्या है, इक्वल है किसके, 1 की, तो ना तो एसोसिएशन ना ही डिसोसिएशन, कुछ भी नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। ना तो डिसोसिएशन हुआ ना ही एसोसिएशन, जितना कैलकुलेटेड की वैल्यू मिली उतनी ऑब्जर्व की वैल्यू मिली। अब ऑब्जर्व की वैल्यू हम मान सकते हैं क्या है, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल कह सकते हैं, जैसे कोई बच्चा लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसके हिसाब से ऑब्जर्व कितनी आ रही है, ठीक है। अब आई की वैल्यू मान लेते हैं क्या आती है, लेस देन 1, ठीक है। तो लेस देन 1 आती है तो इसका मतलब क्या है, एम सी की वैल्यू कम होगी किससे, एम ओ की वैल्यू से। अब एम ओ की वैल्यू ज्यादा कब आएगी कैलकुलेटर से, जब क्या हो रहा होगा यहाँ पर एसोसिएशन हो रहा होगा, भाई ज्यादा मिल रही है हमें वैल्यू, मोलिकुलर मास ऑब्जर्व का ज्यादा है, तो क्या होगा एसोसिएशन ज्यादा, तो तभी मिला, क्योंकि देखो ऊपर ही देखा था हमने, डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, मोलिकुलर मास ज्यादा था, तो एसोसिएशन के केस में क्या होगा, एमओ ज्यादा होगा, ठीक है। अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब एमसी की वैल्यू ज्यादा होगी किससे, एमओ से। अब एमओ कब कम होगा, कम कब होगा, जब कुछ ना कुछ डिसोसिएट हो रहा होगा, ठीक है। तो डिसोसिएशन के केस में क्या होगा, यहाँ पर ये वाली वैल्यू कम मिलेगी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बात थी ध्यान से देखने की। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर NaCl का और KCl का, ये तो ऊपर बता ही दिया था, ये किस में आता है हमारे पास, डिसोसिएशन का केस होता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है भाई, हाँ डिसोसिएशन का ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आई की वैल्यू कुछ एक के लिए डिफाइन की गई है, एसिटिक की वैल्यू, एसिटिक एसिड की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या होती है, एसिटिक एसिड के केस में 2 होती है, और जो बेंजीन होता है, एसिटिक एसिड इन बेंजीन, सॉरी सॉरी, ये 1/2 होती है एसिटिक, ये 1/2 हो जाएगी, और KCl के केस में 1/2 हो जाएगी। KCl ये एसिटिक एसिड की, और आई की वैल्यू 1 बाई आई की वैल्यू KCl या NaCl के केस में कह सकते हैं ये क्या हो जाएगी, 1/2 हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो एक और रिलेशन आता है, रिलेशन बिटवीन वन टू फैक्टर या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, ये हमारा लास्ट टॉपिक देखते हैं एक बार, ठीक है। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन किसका, वन टू फैक्टर आई का एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। मान लेता हूँ मैं जो एसोसिएशन का डिग्री है, एसोसिएशन का है, और क्या डिसोसिएशन, ठीक है। एसोसिएशन को मैं अल्फा से डिनोट करता हूँ और बीटा को डिसोसिएशन से। अब ये डिसोसिएशन के केस में क्या होगा, अल्फा होगा वो इक्वल होगा I-1/n-1, ठीक है। और एसोसिएशन के केस में ये डिसोसिएशन हो गया ना, इसको बीटा से डिनोट कर देते हैं, इसको बीटा से डिनोट कर देते हैं। और जो एसोसिएशन होगा, एसोसिएशन का केस होगा, जो अल्फा होगा वो किसके इक्वल होगा, I1 - I इंटू n/n-1, ये नंबर ऑफ मोल्स है, n क्या क्या मतलब है, नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। तो I की वैल्यू यहाँ पर mc/mo है, ठीक है। डिसोसिएशन का डिग्री ऑफ निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो यहीं पे हमारा जो शॉर्ट रिव्यू था हमारे पास चैप्टर सॉल्यूशन का, वो क्लियर होता है, एक एक कॉन्सेप्ट को हमने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और ये नोट्स हमारे कहाँ पर मिल जाएंगे, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।